Assalamu alaikum everyone. This is me Ummehani Sheikh from the platform of Learning Academy. In this video, I'm going to discuss about a new topic which is related to social psychology, and that is group affecting behavior. Group, crowd या लोग कैसे इंसान की बिहेवियर पे उसके परफॉर्मेंस पे असर डालते हैं. So there are four ways: social facilitation, social inhibition, social loafing and de-individuation. आज की वीडियो में हम इन चार टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे. नंबर वन इज़ सोशल फैसिलिटेशन. सोशल फैसिलिटेशन किसे कहते हैं कि जब किसी इंडिविजुअल ने ग्रुप के सामने जाके परफॉर्म करना है और उसकी परफॉर्मेंस ग्रुप के सामने इन्हांस हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, फैसिलिटेट हो रही है, तो इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं सोशल फैसिलिटेशन. यानी द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, दूसरों की मौजूदगी का एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसकी परफॉर्मेंस पे. ठीक है. सोशल साइकोलॉजिस्ट थे नॉर्मन ट्रिपलेट ने, जिन्होंने 1898 में दो तरह के इफ़ेक्ट बताए थे. एक होता है ऑडियंस इफ़ेक्ट और एक होता है को एक्टर इफ़ेक्ट. ऑडियंस इफ़ेक्ट किसे कहते हैं पहले ये देख लेते हैं. ऑडियंस वो लोग होते हैं जिन्हें कोई टास्क, जिन्हें कोई एक्टिविटी नहीं दी जाती, वो सिर्फ इंडिविजुअल के टास्क को, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को देखने के लिए या सुनने के लिए आए होते हैं. तो इनकी मौजूदगी का भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे. अब इसके ऊपर नॉर्मन ट्रिपलेट यहाँ पे कहते हैं कि अगर एक बास्केटबॉल प्लेयर है तो वो इतना अच्छा तब परफॉर्म नहीं करता जब वो अकेले में प्रैक्टिस कर रहा होता है. वो इतना मोटिवेटेड नहीं होता उस वक्त जितना कि वो अब मोटिवेटेड हो जाता है जब वो अपने क्राउड में आके खेलता है. जब उसके फैंस उसके सराउंडिंग्स में बैठे होते हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उस पर एक जो है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ रहा होता है अपने क्राउड का. ठीक है, जो कि उसे सपोर्ट कर रही है. दूसरा इफ़ेक्ट है को एक्टर इफ़ेक्ट. अब ये को एक्टर्स कौन होते हैं? को एक्टर्स वो लोग होते हैं जिन्हें अगर एक इंडिविजुअल को कोई टास्क दिया है तो वही सेम टास्क 5-6 लोगों को दिया हुआ है. तो ये जो 5-6 लोग हैं ये बेसिकली को एक्टर्स है और इन सब ने मिलके एक ही टास्क को करना है, एक ही सेम एक्टिविटी ने परफॉर्म करनी है, उसी पे काम करना है. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सब ने एक एक्टिविटी पे काम करना है तो सबकी परफॉर्मेंस का एक दूसरे के ऊपर असर पड़ेगा. ठीक है. और ये फैसिलिटेट भी कर सकता है, ये इनहिबिट भी कर सकता है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को. अब को एक्टर पे इन्होंने जो नॉर्मन ट्रिपलेट ने एग्जांपल दिए वो देख लेते हैं कि अगर एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में 11 लोग होते हैं. ठीक है. सब ने सेम टास्क, सेम एक्टिविटी पे काम करना है. क्या करना है? सब ने क्रिकेट खेलनी है, अच्छी बैटिंग भी करनी है, अच्छी बॉलिंग भी करनी है, तो अच्छी फील्डिंग भी करनी है और सबकी परफॉर्मेंस का एक दूसरे की परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ेगा. ठीक है. अगर एक ओपनर है वो आके हाफ सेंचुरी कर लेता है तो उसके साथ जो पिच पे खड़ा है क्रिकेटर वो हर मुमकिन ये चाहेगा कि यार इसकी जो सेंचुरी है वो हो गई है तो मैं भी जो है इसके साथ पार्टनरशिप जो है बना के रखूं. ये क्यों? क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस का असर पड़ा उसके ऊपर कि उसने सोचा है कि अब मुझे भी इसके साथ इस पिच में जमे रहना है. ठीक है. तो इस तरह जो है को एक्टर्स की परफॉर्मेंस जो होती है एक दूसरे के ऊपर असर डालती है. इसी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था नॉर्मन ट्रिपलेट ने 1898 में. उन्होंने जो है कुछ साइकिलिस्ट लिए थे. एक सिनेरियो दिया था जिसमें एक साइकिलिस्ट को जो है अकेले रोड पे साइकिलिंग करनी थी. सेकंड सिनेरियो में उसी साइकिलिस्ट को 2-3 साइकिलिस्ट के साथ साइकिलिंग करनी थी. अब जब ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गई, रिजल्ट्स देखे गए तो साइकिलिस्ट की जो साइकिलिंग की स्पीड थी उस पर वाज़ेह तौर पे फ़र्क देखा गया. पहले सिनेरियो में जो साइकिलिस्ट था वो बिल्कुल अकेला था, ही वॉज़ वेरी मच रिलैक्स्ड और बड़े कूल होके आराम से साइकिलिंग कर रहा था, एंजॉय कर रहा था. जबकि सेकंड सिनेरियो में उसकी जो साइकिलिंग की स्पीड थी वो बढ़ गई. क्यों बढ़ गई? क्योंकि अब उसके साथ को एक्टर्स थे, यानी दूसरे साइकिलिस्ट भी साइकिलिंग कर रहे थे. तो यानी उन्होंने ये बताया ये बेसिकली को एक्टर्स का साइकिलिस्ट की स्पीड पे, उसकी साइकिलिंग की स्पीड पे फ़र्क पड़ा. उसकी परफॉर्मेंस जो है वो फैसिलिटेट हुई जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ गई. सेकंड टॉपिक पे आते हैं, वो है सोशल इनहिबिशन. सोशल इनहिबिशन सोशल फैसिलिटेशन का बिल्कुल ऑपोजिट है कि अगर कोई इंडिविजुअल ग्रुप में जाके परफॉर्म करे तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, मज़ीद ख़राब हो जाए लोगों की मौजूदगी में. तो इसे हम कहते हैं सोशल इनहिबिशन, यानी द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स. राइट. अब एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे पैसिन, जिन्होंने 1993 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स लिए थे और उन्हें वर्ड्स की लिस्ट दी थी याद करने के लिए.
तो देखा गया जब वो अकेले में याद कर रहे थे तो वो बहुत अच्छे से सारे वर्ड्स को मेमोराइज़ कर रहे थे। लेकिन ग्रुप में जब उन्हें याद करने को काम दिया जा रहा था, तो वो अपनी फुल एबिलिटी के साथ उस काम पे, उस एक्टिविटी पे सही से नहीं याद कर पा रहे थे। ठीक है, ये क्यों हो रहा था कि ग्रुप की वजह से उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही थी, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे असर डाल सकते हैं? नंबर 1 इज़ टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। ऑब्वियसली टास्क जितना ज़्यादा मुश्किल होगा, इंसान उसको अपने सर पे उतना ही सवार कर लेगा और फिर वो ग्रुप में जाके उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नंबर 2 पर्सनैलिटी फैक्टर, यानी इंडिविजुअल अगर एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का है तो वो अच्छे से जो है सोशल सिचुएशंस को, ऑडियंस को फेस कर सकता है। और अगर इंडिविजुअल इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का है तो वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो सोशल सिचुएशन से या ग्रुप से जो है अवॉइड कर जाए, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो ग्रुप को या लोगों को फेस कर सके, वो बहुत शाय किस्म के लोग होते हैं। तीसरा है एबिलिटी लेवल, इंसान में जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी उतने अच्छे से वो अपने टास्क पे काम करेंगे, और अगर उन्हें उनसे जो है ग्रुप सवालात भी करे तो प्रोबेबिलिटी है कि वो उनका जो रिस्पॉन्स होगा उस ग्रुप की तरफ वो करेक्ट होगा। प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर किसी इंडिविजुअल का फेलियर रह चुका है, यानी कि उसने जो है पहले कभी ग्रुप के सामने जाके परफॉर्म किया था लेकिन लोग उस पे बड़ा हंसे थे, उसका मजाक बनाया था, तो अगर इस तरह के आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो फिर आप जो है हमेशा ग्रुप के सामने परफॉर्म करते हुए डरोगे। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि आपकी परफॉर्मेंस को इनहिबिट कर सकता है। लेकिन अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस सक्सेसफुल रह चुका है तो फिर आप अच्छे से ग्रुप को फेस करोगे और मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ, मुझे ग्रुप में परफॉर्म करना है और मैं कर सकता हूँ। नंबर 5 इस फैक्टर है क्राउड नॉलेज। क्राउड जितना ज़्यादा सपोर्टेड होगा उतना ही इंडिविजुअल जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, और अगर क्राउड काफ़ी जजमेंटल है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहा है आपसे, हर सवाल पे, हर बात पे आपको रोक रहा है, टोक रहा है, तो फिर ऑब्वियसली आप अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाओगे और ऐसे में इंसान की जो परफॉर्मेंस है वो इनहिबिट हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ सोशल लॉफिंग। सोशल लॉफिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था सोशल साइकोलॉजिस्ट कोरा एंड विलियम्स ने 1993 में। सोशल लॉफिंग होता क्या है? जब इंडिविजुअल को कोई टास्क दिया जाए और उसे वो कलेक्टिवली किसी ग्रुप के साथ उस टास्क पे काम करना है, तो देखा गया है कि ग्रुप का असर उस इंडिविजुअल पे ऐसा पड़ता है जिसकी वजह से उसकी एफर्ट्स और उसकी मोटिवेशन रिड्यूस हो जाती है। और वही टास्क अगर इंडिविजुअल को अकेले करने को दिया जाए तो वो अपना बेस्ट एफर्ट पुट करेगा, लेकिन कलेक्टिवली करने को दिया जाए किसी ग्रुप के साथ तो उसका एफर्ट भी और साथ साथ उसका मोटिवेशन रिड्यूस हो जाता है। इस इफेक्ट को कहते हैं सोशल लॉफिंग, जो कि ग्रुप की वजह से इंडिविजुअल पे पड़ा। इसके ऊपर लटाने, विलियम्स और हार्किंस ने 1979 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने एक मेल स्टूडेंट्स का एक ग्रुप लिया था और उन्हें एक टास्क दिया था कि उन सब ने क्लैप करना है और चेयर अप करना है एज लाउडली एज पॉसिबल। तो इन्हें 3 से 4 सिनेरियो दिए थे। फर्स्ट सिनेरियो में एक ही स्टूडेंट ने ये एक्टिविटी करनी थी। सेकंड सिनेरियो में उस स्टूडेंट के साथ 2 पार्टिसिपेंट्स और ऐड कर दिए। थर्ड सिनेरियो में 3 पार्टिसिपेंट्स ऐड कर दिए और लास्ट सिनेरियो में 6 से 7 पार्टिसिपेंट्स ऐड कर दिए। और सब ने जो है हर एक सिनेरियो में सब मेंबर्स ने, सब पार्टिसिपेंट्स ने यही एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी कि सब ने क्लैप करना था, चेयर अप करना था एज लाउडली एज पॉसिबल। राइट, अब जब रिजल्ट्स आए, देखा गया तो पता चला फर्स्ट सिनेरियो में जो स्टूडेंट अकेला ये टास्क कर रहा था तो उसकी वो काफ़ी, अब उसने अपना इस टास्क पे 100% एफर्ट पुट किया, काफ़ी मोटिवेटेड भी था। लेकिन यही टास्क इस स्टूडेंट ने बाकी सिनेरियो में जो किया है उसमें उसने अपना बेस्ट एफर्ट नहीं पुट किया और वो इतना मोटिवेटेड भी नज़र नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने अपने पार्टिसिपेंट्स के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया, जो बाकी मेंबर्स थे उनके ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया कि ये लोग कर लेंगे, मुझे क्या ज़रूरत है करने की, मैं क्यों इतना, अब ये लोग भी आ गए हैं तो अब तो वैसे भी क्लैप का साउंड और चेयर अप का साउंड ऑब्वियसली लाउड हो जाएगा। ठीक है, तो इस ये बेसिकली क्या हुआ, ग्रुप का इफ़ेक्ट उसके ऊपर पड़ा जिसकी वजह से उसकी मोटिवेशन और उसकी जो एफर्ट्स थी वो रिड्यूस हो गई। सोशल लॉफिंग के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? नंबर 1 इज़ ग्रुप साइज। ग्रुप जितना बड़ा होगा इंडिविजुअल उतना ज़्यादा अपने ग्रुप मेंबर्स के ऊपर रिलाई करेगा। 10
15, इतने मेंबर्स का अगर ग्रुप होगा तो फिर काम कोई भी अच्छे से नहीं करेगा। नंबर 2, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना बड़ा ग्रुप उतना ही हर इंडिविजुअल अपने ग्रुप में लेस रिस्पॉन्सिबल होगा अपने टास्क के लिए, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पर रिलाई कर रहा है। नंबर 3, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। जब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा ही नहीं जा रहा तो ये भी एक वजह होती है कि इंसान अपने ग्रुप टास्क के ऊपर काम नहीं करता। यानी अगर हम किसी को कह दें कि भाई आपसे मतलब पूछा जाएगा, तो फिर वो उस पर काम करता है। आपके टास्क के बारे में पूछा जाएगा, सवालात हो सकते हैं, तो फिर वो उस पर अपना बेस्ट एफर्ट पुट करता है। लेकिन जब उसे नहीं पूछा जा रहा तो फिर वो यही सोचेगा कि मुझे क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की, कौन सा मुझसे सवालात होंगे। नंबर 4 इज़ टास्क। अगर टास्क इंडिविजुअल के इंटरेस्ट का नहीं है तो ये भी एक फैक्टर बन सकता है एक सोशल लॉफिंग का। फिर है ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप मेंबर्स के दरमियान जितना लूज बॉन्ड होगा उतना ही हर मेंबर अपने ग्रुप के बारे में, अपने ग्रुप टास्क के लिए लापरवाह रहेगा, कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये जो ग्रुप की जो आपस में बॉन्ड होनी चाहिए ग्रुप मेंबर्स की, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। सोशल लॉफिंग को अब किन किन तरीकों से रिड्यूस किया जा सकता है? नंबर 1, ग्रुप साइज। क्रिएटिंग स्मॉल ग्रुप्स। 4 मेंबर्स का ग्रुप, 5 मेंबर्स का ग्रुप, दैट्स इनफ। इतने मेंबर्स का ग्रुप बनाएं कि हर कोई अपना टास्क जो है कंप्लीट करे, जो भी उन्हें दिया जाए टास्क। नंबर 2, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। अगर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाए तो फिर हर कोई अपने टास्क पे अपना बेस्ट एफर्ट पुट करेगा। यानी कि अगर हम उसको ग्रुप में हर मेंबर्स को सबका टास्क दे दिया जाए कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, और फिर ये भी कहा जाए कि तुमसे तुम्हारे टास्क के बारे में पूछा जाएगा, सवालात हो सकते हैं, तो फिर ऐसे में क्या होगा कि हर कोई अपना बेस्ट एफर्ट पुट करने की कोशिश करेगा कि भाई मुझसे पूछा जा सकता है, तो मुझे जो है हर मुमकिन तैयारी रखनी है अपनी। नंबर 3 इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर आप इंडिविजुअल को ये कह दो कि तुम्हें तुम्हारे टास्क कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये एक तरह से इंडिविजुअल जो है अपने टास्क को करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा कि भाई मुझे एंड में जो है इस काम पे इनाम दिया जाएगा। नंबर 4 इज़ कमिटमेंट एंड नंबर 5 इज़ ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप मेंबर्स के दरमियान जितनी ज़्यादा बॉन्ड अच्छी होगी उतना ही हर मेंबर कमिटेड रहेगा कि हमें अपने टास्क को जो है सक्सेसफुल बनाना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है डी इंडिविडुएशन। डी इंडिविडुएशन कहते हैं भीड़ में अपना आप खो जाना। यानी जब इंसान क्राउड में या भीड़ में खड़ा होता है तो उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो लूज़ हो जाती है। जितना बड़ा ग्रुप साइज होगा उतनी ही उसकी पर्सनल आइडेंटिटी लूज़ हो जाएगी और उसकी फिजिकल एनोनिमिटी यानी कि उसके बारे में फिर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो एक ग्रुप में क्राउड में खड़ा हुआ है तो उसके बारे में कोई नहीं जानता और इस ग्रुप का वो नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकता है। वो उसकी जो एटीट्यूड्स है वो क्राउड में चेंज भी हो सकते हैं। अब मैं ये आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ कि अगर एक घर है जिसके दरवाजे पर कैंडी का एक बाउल रख दिया गया है और वहाँ पे साथ में एक नोट लगा दिया है कि हर बच्चे ने एक ही कैंडी उठानी है। अब बच्चे जो है क्राउड की फॉर्म में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं कैंडी लेने, तो हो सकता है उनमें से 1 या 2 बच्चे ऐसे हो जो कि एक्स्ट्रा कैंडी उठा लें। अब उन्होंने क्यों उठाई? क्योंकि बच्चा ये सोच रहा है कि हमारे बारे में कोई जानता नहीं है और उन्हें क्या पता चलेगा कैंडी किसने उठाई है। तो यानी क्राउड का उन्होंने एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया, क्योंकि उनकी पर्सनल आइडेंटिटी किसी के पास नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि एक जो एक्स्ट्रा कैंडी उठा ली जाए, राइट। तो बेसिकली क्या था, डी इंडिविडुएशन था, जिसमें यानी इंसान अपनी पर्सनल आइडेंटिटी लूज़ कर देता है क्राउड की फॉर्म में। होप यू ऑल क्लियर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितना पॉसिबल हो सके मेरे चैनल को प्लीज़ 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 आगे अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें वीडियोस पसंद आने की सूरत में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।